Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 16th of January 2021. तो गाइज आज है तारीख 16 जनवरी 2021। आज की तारीख से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है। क्या करना है, आप लोगों को उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग लिंक को क्लिक करोगे वो जाकर एक चैनल पर ओपन हो जाएगा और उस चैनल पर नीचे की साइड आप लोग को ज्वाइन नाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सिंपल है, ज्वाइन नाउ के बटन को दबाकर उस चैनल से जुड़ जाना। फायदा ये होगा कि आप लोग डेली बेसिस पे वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे, साथ ही साथ आप इजीली अपने नोट्स भी बना पाओगे। नाउ अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा रेड कलर का बटन आ रहा होगा नीचे की साइड, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। नाउ बढ़ते हैं आगे। नाउ गाइस सबसे पहला आर्टिकल आता है हमारा और इस आर्टिकल के अंदर एक मशीन पिस्तौल के बारे में बात करी गई है जो कि बनाई गई डीआरडीओ के द्वारा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल बात करता है असमी के द्वारा, ठीक है, ASMI, इसके बारे में बात करते हैं। मैं यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पे असमी ही बोल देता हूँ, इसकी फुल फॉर्म कुछ और है, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस 9mm का मशीन पिस्तौल है, ठीक है। इंडिया ने इसको खुद बनाया है और ये 9mm का मशीन पिस्तौल है। और बनाया किसने इसे? डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है और साथ ही साथ इंडियन आर्मी के द्वारा, दोनों ने मिलकर इसको डेवलप करा है। नाउ यहाँ पे डीआरडीओ की फुल फॉर्म बन जाती है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स होते हैं या फिर मिसाइल्स होती हैं, ये सारी चीज़ों का, इन सारी चीज़ों को हैंडल कौन करता है? वो हमारा डीआरडीओ ही करता है। ओके, नाउ आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। ये जो वेपन है, मशीन पिस्तौल है, इसका नाम है आसमी। इसका मीनिंग होता है प्राइड या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड देन हार्ड वर्क, ठीक है। प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट, हार्ड वर्क, इसका मतलब होता है, इसका नाम एग्जैक्टली आसमी रखा गया है। अगर हम बात करें तो इसको डेवलप किसने करा है, मतलब डिजाइन के साथ साथ डेवलपमेंट किसने करा है इसका? तो वो करा गया है डीआरडीओ के आर्मामेंट रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ARDA के द्वारा इसको पूरी तरह से डिजाइन और डेवलप करा गया है। ओके, नाउ ये जो मशीन पिस्तौल है इसके बारे में बात करें तो ये 9mm की पिस्तौल है, अभी हमने डिस्कस किया। साथ ही जो इसका अपर रिसीवर है, अपर वाला पार्ट है, वो एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्यूमिनियम से बना हुआ है, जिससे हमारे जहाज बनते हैं, एयरक्राफ्ट्स बनते हैं, ठीक है। वो उसमें जो एल्यूमिनियम इस्तेमाल होता है उससे बना हुआ है। और जो उसका लोअर रिसीवर है वो कार्बन फाइबर से बनाया गया है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार पिक्चर दिखा देता हूं, यहाँ पे आपको इस मशीन पिस्तौल की पिक्चर देखने को मिल जाएगी। नाउ थोड़ा सा और देखेंगे इसके बारे में, और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात करी गई है। जो ये मशीन पिस्तौल है, जो ये वेपन है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आप कह सकते हो बहुत पावर है। इससे इस्तेमाल करा जा सकता है आर्म्ड फोर्सेस में, ठीक है, एज अ पर्सनल वेपन की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ डिटैचमेंट, कमांडर्स, टैंक, एयरक्राफ्ट, क्रूज, ड्राइवर्स, डिस्पैच राइडर, रेडियो रडार ऑपरेटर, क्लोज्ड क्वार्टर बैटल, काउंटर इंसर्जेंसी या फिर टेररिज्म को काउंटर करने के लिए भी हम लोग इस वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो इसे वीआईपी प्रोटेक्शन ड्यूटीज़ के लिए भी इस्तेमाल करा जा सकता है। सेंट्रल और स्टेट पुलिस के लिए भी यहाँ पर इस वेपन को इस्तेमाल किया जा सकता है। नाउ मशीन पिस्तौल के बारे में बात करें, जो ये पिस्तौल है आसमी, इसकी कॉस्ट कितनी है? एक पिस्तौल कम से कम ये 50,000 रुपये से कम की थोड़ी बहुत आ जाती है। यहाँ पे बताया जा रहा है इसका जो प्रोडक्शन है वो अंडर द ₹50,000 पड़ जाता है, ठीक है। हर एक पिस्तौल 50,000 रुपये से थोड़ा सा कम अमाउंट की पड़ जाती है। और इसके अंदर ये भी पावर है कि इसको एक्सपोर्ट करा जा सके, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी, काफ़ी फीचरेबल ये हमारे पास मशीन पिस्तौल आ चुकी है। ओके, नाउ गाइस बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 2 की तरफ। और इस आर्टिकल के अंदर बात करी गई है फॉरेस्ट फायर्स के बारे में। हिमाचल प्रदेश के अंदर जंगलों में आग लग जाती है ज़्यादा इजीली तरीके से। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं क्या पीछे इसका रीज़न है, क्यों इतनी ज़्यादा आग लग जाती है जंगलों में और यहाँ पे देखने को मिलती है, क्या इसके पीछे रीज़न है, मेन कॉन्सेप्ट हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। नाउ अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के अंदर फ्रीक्वेंटली आग देखने को मिलती है, यानी बहुत ही जल्दी जल्दी यहाँ पे एक बार एक सिचुएशन क्रिएट हुई, फिर उसके बाद जल्दी से ही कुछ टाइम बाद दूसरी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। यानी आग जो है काफ़ी हद तक देखने को मिलती है हमें हिमाचल प्रदेश के जंगल वाले एरिया में, ठीक है। तो यहाँ पे मेन रीजन क्या है भाई? ड्राई वेदर कंडीशंस में जब सूखा पड़ा हुआ होता है, ज्यादातर गर्मियों का टाइम होता है, तो ज्यादातर फॉरेस्ट फायर्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें, इस महीने एक फॉरेस्ट फायर स्टार्ट हुआ था नियर कुल्लू, ये कुल्लू रीजन है, वहां पर ये फॉरेस्ट फायर स्टार्ट हुआ।
काफ़ी दिन तक ये आग बहुत ही आप कह सकते हो खतरनाक तरीके से जलती रही और काफ़ी कम से कम जो है 6-7 दिन बाद इस आग को कंट्रोल करा गया था। तो उसी के बारे में बताया गया और उसी की वजह से इस आर्टिकल को न्यूज़ के अंदर लाया गया। नाउ अगर हम बात करें ये इन फॉरेस्ट के बारे में कि ये जो फॉरेस्ट हैं इनमें किस तरीके से जो है आग लग जाती हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सेप्ट फॉर पीरियड्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, अगर हम बात करें मानसून और विंटर की, तो मानसून विंटर में हम लोग को बहुत कम तरीके से आग लगती हुई देखने को मिलती हैं। हालांकि विंटर में भी आग लग जाती है फॉरेस्ट में, लेकिन बहुत कम। अगर हम बात करें मेन, अगर जो ये फॉरेस्ट फायर ये सबसे ज़्यादा खतरनाक बन जाता है गर्मियों के टाइम पर, ठीक है। तो कॉमनली अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो खासकर कौन से वाले जंगलों में आग जल्दी लग जाती है, वो है चीर के जंगल में। चीर या फिर पाइन जो फॉरेस्ट होते हैं उनके जंगलों में सबसे ज़्यादा आग लग जाती है, क्योंकि ये जो पेड़ हैं, ये जो पत्ते हैं, ये काफ़ी तेज़ी से आग को कैच कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें समर सीजन की, तो जो ये फॉरेस्ट फायर है समर फी सीजन में, मैंने आपको बताया गर्मियों के टाइम पे बहुत फ्रीक्वेंटली होता है, बहुत जल्दी जल्दी आग लगती हुई हम लोगों को देखने को मिलती हैं। ओके, और खासकर अगर हम बात करें पोस्ट मॉनसून सीजन या फिर विंटर्स के अंदर भी देखने को मिलती है आग, लेकिन विंटर्स में हायर एरियाज में देखने को मिलता है और समर सीजन में लोअर और मिडिल हिल्स में देखने को मिलती है, ठीक है। विंटर्स में अगर हम खासकर बात करें तो यहाँ पर शिमला, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा और मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आग देखने को मिलती है। और खासकर जो है सर्दियों के टाइम पे ग्रासलैंड में यानी कि घासों में सबसे ज़्यादा आग लगती हुई दिखाई पड़ती है। नाउ इसके पीछे का क्या रीजन है, क्यों यहाँ पे आग लगती हुई दिखाई पड़ती है? सबसे पहले लाइटनिंग, भाई बिजली कड़कने से, बिजली के गिरने से। दूसरी चीज, या फिर जो सूखे बैम्बू होते हैं, बांस जो होता है, देखो बांस के आपने पेड़ देखे होंगे, बहुत लंबे लंबे बांस गए हुए होते हैं, आपस में बहुत पास पास तरीके से वो लगे हुए होते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है बहुत पास पास होते हैं ये सारे बांस। तो क्या होता है कि आपस में टकराते हैं सब, ठीक है, आपस में टकराते हैं तो इसमें से स्पार्क निकलता है, चिंगारी निकलती है और उसकी वजह से भी आग लग जाती है। तो एक रीज़न ये भी है, रबिंग ऑफ ड्राई बैम्बूज, तो आपस में टकराते हैं उसकी वजह से आग लग जाती है। फिर उसके बारे में अगर हम उसके बाद बात करें तो ये दोनों तो एक्सेप्शन है भाई, लेकिन अगर ज़्यादातर आग जो लगती है वो होती है ह्यूमन फैक्टर की वजह से, आदमियों के द्वारा, इंसानों के द्वारा, उनके हरकतों के द्वारा सबसे ज़्यादा यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट होती है। अगर हम बात करें जब घास जो है सूखी पड़ी रहती है तो उसमें बहुत जल्दी आग लग जाती है, ठीक है। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि आपने अगर जो माचिस की तिल्ली है वो जलती हुई अगर डाल दी घासों के ऊपर तो उसमें भी आग लग जाएगी। छोटी सी चिंगारी से भी सूखी घास में आग लग जाती है, ठीक है। बीड़ी, सिगरेट कुछ भी हो उससे भी आग लग जाती है। इसके पीछे का सेकंड रीज़न ये बताया गया। थर्ड रीजन, देखो बहुत सारे फील्ड्स को हम लोग खुद बर्न करते हैं, यानी कि आपको मालूम होगा स्टबल बर्निंग के बारे में, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, फसल उगा के और उसके ऊपर फिर उसके बाद कटाई करने के बाद आग लगा देते हैं, ठीक है, जला देते हैं और उसके बाद जो है आपको देखने को मिल जाता होगा कि उससे पोल्यूशन वगैरह भी बहुत होता है। भी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था स्टबल बर्निंग, ठीक है। लेकिन पॉल्यूशन चलो इससे एक प्रॉब्लम हो गई। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि भाई ये जो आप आग लगा देते हो खेतों के अंदर, ठीक है, तो इससे क्या होता है वो आग फैलती भी चली जाती है और जो एडजॉइनिंग फॉरेस्ट होते हैं, जो भी जुड़े हुए जंगल वगैरह होते हैं आसपास के, उसमें भी वो आग पकड़ लेती है और दूर तक जो है वो फॉरेस्ट फायर देखने को मिल जाता है। ओके, तो गाइज ये फॉरेस्ट फायर से रिलेटेड था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं तो ये आप इन पॉइंट्स को एड अप कर सकते हो। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे, आते हैं आर्टिकल नंबर 3 के ऊपर और इस आर्टिकल के अंदर बात करी गई है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में। तो ये थर्ड फेज जो है स्टार्ट होने वाला है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का, जिसका नाम दिया है PMKY 3.0। तो थर्ड फेज जो है स्टार्ट कब से होगा, ये लॉन्च ऑलरेडी हो चुका है 15 जनवरी को, यानी कल के दिन इसको लॉन्च कर दिया गया है ऑलरेडी 600 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, ठीक है। भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उसके अंदर 600 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इसको लॉन्च करा गया है। इससे क्या होगा, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ये जो लॉन्च किसके द्वारा करा गया। लॉन्च करा गया है मिनिस्ट्री फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। देखो इस स्कीम के माध्यम से हम लोग क्या करने वाले हैं, इस स्कीम के माध्यम से जो स्किल है लोगों की उसको डेवलप करा जाएगा, ठीक है। अब ये स्कीम ही किसके द्वारा लॉन्च करी गई, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप MSDE। अब ये जो फेस है ये खासकर फोकस करने वाला है कोविड रिलेटेड स्किल्स से, यानी लोगों को ऐसी स्किल सिखाई जाएं जो कोविड-19 से रिलेटेड हो, ठीक है। तो कोविड-19 से कैसे हम लोग किस तरीके से टैकल आउट कर सकें, क्योंकि आज के टाइम पे देखोगे इकॉनमी वगैरह बहुत ज़्यादा डाउन पहुंच चुकी है। तो इस तरीके से हम लोग इसे स्किल इंडिया मिशन भी कह सकते हैं। स्किल इंडिया मिशन PMKVY 3.0, इसका मेन मकसद है ट्रेनिंग देना 8 लाख कैंडिडेट्स को, 8 लाख लोगों को ट्रेनिंग देना और उनकी स्किल को डेवलपमेंट करना, उनकी स्किल को डेवलप करना, ठीक है, सॉरी डेवलपमेंट कह रहा हूँ, उनकी स्किल्स को डेवलप करने का मेन स्कीम है, मेन जो है ये आप कह सकते हो ये जो स्कीम लाई गई है। उसके
बाद अगर हम बात करें, इसमें 729 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र होंगे। उसके बाद 200 से ज़्यादा ITI होंगे अंडर स्किल इंडिया, और इसमें क्या होगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी और खासकर जो भी लोग हैं उन्हें स्किलफुल बनाया जाएगा, उनकी स्किल्स के ऊपर काम करा जाएगा और उन्हें एक मजबूत स्किल प्रोफेशनल बनाया जाएगा इस स्कीम के माध्यम से। ओके, नाउ यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग स्किल इंडिया मिशन के बारे में बात कर लेते हैं। स्किल इंडिया मिशन को लॉन्च करा गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 जुलाई 2015 को। ये आप याद रखना, ये भी आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। नाउ ये स्कीम जब से लॉन्च करी गई थी, बहुत तेजी से स्कीम आप कह सकते हो रीच करती गई, और हमारा ये विजन है कि हम लोग पूरे वर्ल्ड की स्किल कैपिटल बना सकें इंडिया को, हमारे प्यारे भारत को दुनिया की स्किल कैपिटल बना सकें लोगों की स्किल्स को डेवलप करके। और वो कैसे करा जाएगा, वो करा जाएगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के थ्रू। ओके, नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे आता है हमारा 4th आर्टिकल, और यहाँ पे एक एयरपोर्ट बनके तैयार हुआ और उसका उद्घाटन कर दिया गया है। वो कौन सा एयरपोर्ट है? हिसार एयरपोर्ट, हरियाणा के पास, ठीक है, हरियाणा में। ठीक है, तो ये जो हिसार एयरपोर्ट है, इसका उद्घाटन करा गया अंडर दी RCS उड़ान स्कीम के अंडर। तो ये उड़ान स्कीम क्या है, मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे। चलो यहाँ पे थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं। ये पहली फ्लाइट जो है इस नए हिसार एयरपोर्ट से उड़ चुकी है, और ये हरियाणा से चंडीगढ़ तक इस फ्लाइट को आप कह सकते हो फ्लैग ऑफ करा गया। ये फ्लाइट जो है, सबसे पहली जो फ्लाइट उड़ी है इस नए एयरपोर्ट से, वो हरियाणा से लेकर चंडीगढ़ तक उड़ाई गई है। नाउ ये किसके अंडर हुआ है? ये अंडर हुआ है RCS उड़ान स्कीम के अंडर। इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। RCS की फुल फॉर्म है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक। तो ये उड़ान स्कीम है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। अब यहाँ पे उड़ान स्कीम के अंडर और भी ढेर सारी चीजें हैं। अगर हम बात करें उड़ान स्कीम के अंडर, ये हमारा 54वां 54th एयरपोर्ट है। वो कौन सा एयरपोर्ट है? 54th हिसार एयरपोर्ट, आपको याद रखना है। ठीक है, तो 54वां एयरपोर्ट है ये हिसार एयरपोर्ट। इस स्कीम के अंडर हम इसे ऑलरेडी 53 एयरपोर्ट इससे पहले बना चुके हैं। साथ ही साथ इसमें 307 रूट आते हैं उड़ान स्कीम के अंडर, 54 एयरपोर्ट आ जाते हैं, 5 हेलीपोर्ट्स हैं और 2 वाटर एरोड्रोम्स भी हैं। तो ये सब उड़ान स्कीम के अंडर में आते हैं। उड़ान की फुल फॉर्म क्या है, मैं आपसे एक बार और डिस्कस करूंगा, उड़े देश का आम नागरिक। ओके, नाउ अगर हम बात करें यहाँ पर जो ये हिसार एयरपोर्ट, ये हरियाणा के अंदर जो नया एयरपोर्ट बनाया गया है, इसकी कैपेसिटी है ये 18 सीट टाइप एयरक्राफ्ट तक यहाँ पे रोके जा सकते हैं। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे। उसके बाद थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे डिटेल में देखने को मिलेगा, कुछ अलग से चीज़ें देखने को मिलेंगी। वो है क्या? ये जो एयरलाइन एविएशन कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड है, इसने अवार्ड दिया हिसार चंडीगढ़ को। ठीक है, हिसार चंडीगढ़ हिसार रूट को, क्योंकि इन्होंने ये जो एयरलाइन रूट बनाया है, इसको ये इंडिया का पहला एयर टैक्सी सर्विस रूट है। तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो कंट्री का पहला फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस है, वो कहाँ से कहाँ तक है? चंडीगढ़ से हिसार तक। तो ये भी आप लोग को याद रखना है, इसी के लिए इनको अवार्ड भी दिया गया है। ओके, नाउ बढ़ते हैं आज के 5th आर्टिकल की तरफ, और इस आर्टिकल के अंदर बात करी गई पैन इंडिया रोल आउट ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव। अब यहाँ पे कोविड-19 से रिलेटेड बात करी गई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लॉन्च करेंगे जल्दी ही क्या कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम 16 जनवरी 2021 से, यानी आज की तारीख से वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। वैक्सीन देनी चालू कर दी जाएगी, और ये जो आप कह सकते हो ये जो प्रोग्राम है, ये पूरे दुनिया का वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम होगा, जो कि हमारे पूरे कंट्री को कवर करेगा। पूरी कंट्री पे हम लोग फोकस करने वाले हैं, पूरे कंट्री के हर नागरिक को ये वैक्सीन दी जाएगी। ये जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, इसमें जो इस्तेमाल होने वाला है कोविन, ये आपको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। कोविन ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू यहाँ पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम ये जो है पूरी तरह से यूज़ करा जाएगा। अगर हम बात करें ये कोविन ऐप को डेवलप किसने करा है, ये करा है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, जिसका मेन फोकस है कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल जाए वैक्सीन स्टॉक्स के बारे में। ठीक है, साथ ही साथ क्या स्टोरेज टेम्परेचर है, या फिर जिन लोगों को कोविड-19 वैक्सीन मिल चुकी है उनकी ट्रैकिंग कर सकें हम लोग इस ऑनलाइन ऐप के द्वारा। ठीक है, तो ये ऑनलाइन ऐप काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है वैक्सीनेशन को लेकर। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें वैक्सीनेशन से कोविड-19 रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, या फिर वैक्सीन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कोविन ऐप जो है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इनको डिस्कस करने के लिए कॉल सेंटर ओपन कर दिए गए हैं, जो कि पूरे ऑल टाइम ओपन रहने वाले हैं। 24/7 जो है पूरे टाइम ओपन रहेंगे कॉल सेंटर। और कितने हैं? 1075 जो है ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर दिए गए हैं। जो भी आपको कोविड-19 पेंडेमिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, क्वेरीज हो, वैक्सीन से रिलेटेड क्वेरीज हो, कोविन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेरीज हो, आप कॉल सेंटर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके,
नाउ आगे हम लोग बात करते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर दो वैक्सीन को तैयार करा गया है। मेड इन इंडिया दो वैक्सीन तैयार हो चुकी हैं, और वो कौन कौन सी है? एक है कोविशील्ड और दूसरी है कोवैक्सीन। तो इनको डिलीवर कर दिया गया है ऑलरेडी पूरी कंट्री के अंदर, पूरे भारत में इनको डिलीवर कर दिया गया। हर राज्य, हर यूनियन टेरिटरी में ये पहुंच चुका है, और इसको एक सपोर्ट दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। ठीक है, फ्लाइट्स वगैरह इन सब के थ्रू इस वैक्सीन को पहुंचा दिया गया है। नाउ कल से ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, सॉरी आज से। ठीक है, क्योंकि आज है 16 जनवरी। नाउ आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और यहाँ पे आता है 6th आर्टिकल, और यहाँ पे बात होती है वेटरन्स डे के बारे में। वेटरन्स डे, 5th इंडियन आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे को सेलिब्रेट करा गया। ठीक है, ये 5वां वेटरन डे, यानी कि आप कह सकते हो इंडियन आर्मी डे हमने सेलिब्रेट करा है 5वां। और ये सेलिब्रेट क्यों करा गया है? क्योंकि हमारे एक फर्स्ट कमांडर इन चीफ हैं इंडिया के, ठीक है, उनका नाम है फील्ड मार्शल KM करियप्पा। तो ये रिटायर्ड हो गए थे 14 जनवरी 1953 में। तो इन्हीं की सर्विस को याद करने के लिए हम इस डे को याद करते हैं, इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। और बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स जो हमारे वेटरन्स हैं, वेटरन्स यानी कि जो लॉन्गेस्ट सर्विंग ऑफिसर्स रह चुके हैं, उनको याद करने के लिए हम लोग जो है इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। ये जो आर्मी है, आर्मी कॉमेमोरेट करती है आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे, 14 जनवरी को मनाती है हमारी आर्मी हर साल। और वो क्या है कि हम लोग एक रेस्पेक्ट दे सकें, जितने भी हमारे वेटरन्स हैं, जितने भी लॉन्गेस्ट सर्विंग ऑफिसर्स हैं, उनको हम लोग एक रेस्पेक्ट दे सकें जिनकी डेथ हो चुकी है। ओके, नाउ अगर हम बात करें जिनकी डेथ हो चुकी है, अब यहाँ पर दिस डे ऑल्सो कोइंसाइड्स विद रिटायरमेंट डेट ऑफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा। यानी कि ये जो दिवस मनाया जाता है 14 जनवरी को, ये एक दिन और याद करवाता है। 14 जनवरी को जो फील्ड मार्शल KM करियप्पा हैं, ये कमांडर इन चीफ थे, इंडियन आर्मी के पहले कमांडर इन चीफ थे। कौन थे वो? मार्शल KM करियप्पा। आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो इनका रिटायरमेंट हुआ था 14 जनवरी को, तो ये भी इस दिन भी हम लोग इसके थ्रू भी याद करते हैं। फर्स्ट आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे को ऑर्गेनाइज करा गया था, यानी पहला दिवस कब मनाया गया था? 2017 में, और यहाँ पे 2021 के अंदर भी हम लोग इसको मना चुके हैं, यानी 5th हमारा सेलिब्रेशन हुआ है। ओके, इसका मेन मकसद है कि जो बॉन्डिंग है उसको और ज़्यादा मजबूत करी जाए किस किस के बीच में, जो हमारे एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं, साथ ही साथ जो आज के टाइम में सर्व कर रहे हैं, उन सब के बीच में बॉन्डिंग एक बहुत अच्छी बना सके, सेटिस्फैक्शन को बढ़ावा दे सकें, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स पेंशन से लेकर या फिर वेलफेयर ऑफ वेटरन से लेकर जितनी भी प्रॉब्लम्स हो उन सबको सॉल्व करा जाए। ठीक है, तो इसका मेन मकसद ये होता है। नाउ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग फील्ड मार्शल करियप्पा जी के बारे में बात करेंगे। ये जो फील्ड मार्शल करियप्पा जी हैं, इनकी मैंने आपको पिक्चर अभी दिखाई है, ये हैं ये इनकी पिक्चर। ओके, तो इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये इन्होंने काफ़ी, आप कह सकते हो, आर्मी के लिए सर्व किया है। ईरान में, यहाँ पे इराक के अंदर एक्शन किया है, सीरिया के अंदर, ईरान, बुर्मा के अंदर बहुत सारे इन्होंने अवार्ड्स जीते, बहुत सारे पुरस्कार जीते हैं अपने करियर में। तो ये जो मार्शल करियप्पा जी हैं, ये एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। ये कब थे? 15 जनवरी 1949 से लेकर 14 जनवरी 1953 तक इन्होंने सर्व किया एज अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और इनका जो करियर था, इन्होंने अपने करियर में बहुत सारे पुरस्कार हासिल किए। और अगर हम बात करें इनकी जो एज थी, लास्ट तक मरते मरते भी आप कह सकते हो इनके अंदर इतना मोटिवेशन, इतना उत्साह, आप कह सकते हो इतना मोटिवेशन, इतना उत्साह था कि जो ये क्या करते थे, फ्रंट लाइन पे जो ट्रूप्स होते थे वहाँ पे जाके उनका मोरल को बूस्ट अप करते थे, उनको मोटिवेट करते थे। खैर, यहाँ पे अगर आप बात करें तो 94 की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। तारीख थी 15 मई 1993। तो फिर अगर हम बात करें आखिरी सांसों पे भी इन्होंने और लोगों को मोटिवेट ही किया है, और आज तक ये मोटिवेट ही कर रहे हैं। ठीक है, तो गाइज आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और यहाँ पे ये आर्टिकल आज का लास्ट आर्टिकल मे बी 7th या 8th है। यहाँ पर बात करी जा रही है नेशनल इनोवेशन पोर्टल के बारे में। तो ये जो यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन्होंने क्या दे दिया, हमारे इंडिया को एक इनोवेशन पोर्टल डेडिकेट कर दिया है। और ये जो पोर्टल है, ये किसने बनाया? ये पोर्टल बनाया गया है, डेवलप करा गया है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन NIF के द्वारा। नाउ बात करें, ये जो नेशनल इनोवेशन पोर्टल है इज करेंटली होम टू अबाउट 1.5 लाख इनोवेशन। ये जो पोर्टल है, एक साइड से, एक तरीके जो वेबसाइट्स हैं, इसके ऊपर कम से कम 1,15,000 जो इनोवेशन, जो नई नई रिसर्चेस हैं, नई नई खोजें हैं, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर चुके हैं। ठीक है, तो इस पोर्टल के ऊपर जितने भी नए नए इनोवेशंस होंगे, नए नए आविष्कार होंगे, वो सब जो है इस पोर्टल पे शो करे जाएंगे। ठीक है,
रिगार्डिंग कौन कौन से आविष्कार कौन कौन से एरियाज में, चाहे वो एनर्जी के एरिया में हो, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, हाउस होल्ड, केमिकल, सिविल, टेक्सटाइल, फार्म कल्टीवेशन प्रैक्टिस, स्टोरेज प्रैक्टिस, प्लांट वेराइटी, प्लांट प्रोटेक्शन, पोल्ट्री, लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल्स, ठीक है, नट्रासॉटिकल्स। तो यहाँ पे ये सारी चीजें, इन सब के केसेस में जितने भी इनोवेशंस होंगे वो सब जो है इस पोर्टल के ऊपर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। नाउ अगर हम बात करें, जो ये इनोवेशन पोर्टल है ये एक कदम भी है हमारे आत्मनिर्भर भारत की तरफ, और यहाँ पे एक एक्सीलेंट रिसोर्स होने वाला है स्टूडेंट्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। जो नए नए आविष्कार होंगे इनसे काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा, और ये सारे आविष्कार के बारे में एक पोर्टल पे बताया जाएगा। और उस पोर्टल को किसने बनाया है? नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने। अब यहाँ पे इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो NIF है ये भारत का एक ऑटोनॉमस बॉडी है, साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बॉडी है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आता है। तो गाइज इसी के साथ होता है आज का हमारा डेली करंट अफेयर का वीडियो का एनालिसिस पूरी तरह से समाप्त। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।